Morning 10th class. So class, we are on chapter number 1 of history, the rise of nationalism in Europe, and we have covered the major part of the chapter. We are just left with two small topics of this chapter, and we will be doing those topics today. And if you have any doubt, obviously, then we'll basically talk about your problems, and then we will proceed with the यू कैन से जो आगे की चीजें उनसे, और थोड़ा सा जो चैप्टर है उसका आपने क्या करेंगे, वी विल बी समवेयर ट्राइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव covered during this chapter, and that will be somewhere helpful for you in revising whatever we have covered. Okay, so now without any delay, let us move to our topic. So when we were talking about this chapter, we have basically studied कि nationalism जो है यूरोप में वो कैसे इमर्ज हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीजें किस टाइप से डेवलप हुई, डिफरेंट पार्ट्स हमने देखा। कितने सारे चेंजेस आए थे, कैसे चेंजेस कि कभी तो डेमोक्रेसी आ रही है, फिर से मोनार्की आ रही है, उसके बाद अगेन certain kind of maybe liberalism आ रही है, फिर nationalism आ रही है, फिर वापस conservatism आ रही है, वापस से monarchy आ रही है, और ये सारी चीजें जो है changes हम continuous देख रहे हैं। Then finally कहीं ना कहीं now people understood what exactly is nationalism. They understood how they all are the parts of the same country, और ये जो इसमें फिर हमने देखा unification कैसे है। So in our previous class, we have done unification of Germany, Italy and Britain in detail. And now, as I said, we will be moving on to our next topic. जो अपना next topic है, that is visualizing the nation. Now class, हमें ये पता है कि if suppose, I think you all know कि पहले जमाने में जैसे राजा या मोनार्क होते थे, तो हमें उस एरिया को या उसके एम्पायर को डिपिक्ट करना होता था, तो क्या करते थे, उस एम्परर की इमेज आ जाती थी, उस एम्परर का फेस दिखा दिया जाता था, है ना। तो जनरली रिप्रेजेंट द रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, या फिर उसी को मतलब उनके फेस को ही हम नेशन के जैसे रिप्रेजेंट करते थे। हमें पता है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है। पहले क्या होता था, कॉइन्स पे जो एम्परर है या उनका सिंबल या उनका फेस जो है वो बनाया हुआ होता था, स्टैम्प्स वगैरह होते थे। बट हम देखेंगे 18th और 19th सेंचुरी में अब ये लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें। तब हम देखेंगे कि उसको एक पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन। यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर इंग्लिश कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग नहीं है बट उसको ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। वी नो हम इंडिया को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भारत माता के फॉर्म में, है ना, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। So similar was the kind of change that we will see in Europe as well. Nations को generally female के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, और फीमेल फॉर्म को ही चूज किया जाता था टू पर्सोनिफाई द नेशन। एंड मतलब इसका मतलब ये नहीं हम किसी पर्टिकुलर लेडी या पर्टिकुलर फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी विमेन इन रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। ये एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जिसको हमने एक फॉर्म दे दिया। तो हम बोल सकते हैं कि फीमेल फिगर जो है एक तरीके से एलिग्री है ऑफ द नेशन। व्हाट डू वी मीन बाय एलिग्री क्लास? एलिग्री का मतलब है, as you must have studied, as I said, English में जैसे abstract noun होता है, abstract idea होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं जैसे feelings होती हैं कोई चीज, जैसे freedom, liberty, ये सारी चीजों को कैसे represent करना, through giving them some kind of form। मतलब किसी सिंबल के थ्रू, अगर पर्सन के थ्रू दिखा रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, या किसी सिंबल्स के थ्रू दिखा रहे हैं तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म दे रहे हैं। जैसे इफ आई शो यू द सिंबल ऑफ ब्रोकन चेन, यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि ये मैम फ्रीडम की बात हो रही है। ऐसे करके बहुत सारे सिंबल्स आए थे जिनका अलग अलग मीनिंग था,
जो जिससे सबसे पहले तो हम एक नेशन को इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे थे, और बाद में कुछ ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उनको कुछ कुछ चीजों से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। सो अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करें तो हमें पता है लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक जैसी चीजों को फीमेल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और ये आइडिया जो है वह रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक सिंबल्स के थ्रू इनको क्या किया जा रहा था, रिप्रेजेंट किया जा रहा था। इसमें हमारा आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जैसे कि हमने पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, रेड कैप का मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। जो स्लेव्स और जो लोग फ्री हुए थे वो रेड कैप को सिंबल मानते थे। ब्रोकन चेन, एज आई सेड। जस्टिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड विमेन, ब्लाइंड फोल्डेड है और उन्होंने हाथ में क्या पकड़ रखा है, वेइंग स्केल्स, मतलब कि जो लॉ है इट इज इक्वल फॉर एवरीवन, पार्शियलिटी नहीं होगी, these kind of things. So yani representation of certain abstract ideas through various symbols, and representation of nation in the form of female, you can say identity या female personification के फॉर्म में डिपिक्ट करना जो है इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इससे एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म जनरेट होती थी। जैसे ही हम भारत माता की बात करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन आता है तो इमीडिएटली अपने अंदर क्या आ जाती है, वो पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की फीलिंग, वैसे ही हो रहा था। तो अगर हम देखें ऐसे फीमेल एलिग्रीज जो है वो 19th सेंचुरी में बहुत जगह यूरोपियन एरियाज में रिप्रेजेंट बना रहे थे टू रिप्रेजेंट देयर नेशंस। फ्रांस में मैरियन जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था इसीलिए उनको चूज किया। आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन यानी कॉमन लोगों का जो सबसे कॉमन नाम है उसके हिसाब से नेम लिया, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वही थे, लिबर्टी, रिपब्लिक, रेड फ्लैग, सॉरी ट्राई कलर जो फ्रांस का मैप होता है, देन वी हैव रेड कैप, उसके बाद हमारे पास है कोकेट। कोकेट क्या होता है, जनरली हैट पे वो रिबन्स को टाई करके जो पहनते हैं ना, कभी बो जैसा बना देते हैं, नहीं तो कभी सर्कुलर जैसी एक शेप बनाते हैं रिबन से नॉट्स बांध हैट के ऊपर, ये वाली चीज। और ये जो स्टैच्यूज ऑफ मैरियन है ये पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक स्क्वायर्स में इसको इरेक्ट करने लग गए टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी, ये सारे सेम है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, इन सब चीजों के लिए, और लोगों को, ताकि लोग बार बार उसको देखें और उनके अंदर वही फीलिंग ऑफ जो नेशनलिज्म है वो जनरेट हो, हम सारे एक हैं, ये हमारी कंपनी, ये हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली चीज। ठीक है, इवन अब जो मैरियन की इमेजेस हैं वो कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इफ वी टॉक अबाउट फ्रांस। अब हम जर्मनी की बात करें तो इमेज जो आपको दिख रही है ऑन योर स्क्रीन, जर्मेनिया को जर्मन नेशन से इक्वेट किया गया था। ठीक है, तो जर्मेनिया बिकेम द एलिग्री ऑफ द जर्मन नेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे जर्मनी जो, जर्मेनिया जो है वो पहनती है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ठीक है, तो आप देखोगे ओक लीव्स का एक क्राउन पहन रखा है इन्होंने। ठीक है, यू कैन सी काइंड ऑफ हेडगियर फॉर जर्मेनिया, क्योंकि ये क्या डिपिक्ट करता है, दिस इज बेसिकली जो ओक है और जो ओक लीव से ये बना है, इट सिंबलाइजेस हीरोइज्म, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग है उस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ there is a box that is given in your book on page number 24. Let us understand these symbols also. ये symbols भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, broken chains का needless to say being freed, जो breast plate with eagle है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो eagle का symbol बना हुआ है, this is symbol of German Empire strength. क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है हमने देखा है हीरोइज्म है। स्वॉर्ड का मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट, वी आर रेडी टू फाइट। और अगर ऑलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड है, इसका मतलब है वी आर रेडी टू मेक पीस, मतलब वॉर के लिए रेडी है हम, पर अगर सामने वाला पीस के लिए रेडी है तो वी आर आल्सो रेडी टू मेक पीस। इसके अलावा ब्लैक
ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर जो है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848. दिस वाज बैन्ड बाय ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स, यानी पहले ये 1848 में जो था, जिसको बाद में बैन कर दिया गया. एंड देन रेज ऑफ राइजिंग सन, वेरी सिंपल, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा. ओके, so ये symbols you need to remember, they are important from point of view of your exams also. ठीक है, 1 marks में भी आ सकते हैं. broken chain is being freed, breastplate with eagle is symbol of German empire strength, crown of oak leaves is heroism, sword is readiness to fight, olive branch around the sword means willingness to make peace, black, red and gold tricolor means flag of the liberal nationalist in 1848, banned by the Duke of German states. Rays of rising sun is beginning of new era. ठीक है, एंड दीज आर फ्यू सिंबल्स, ये इंडिकेशन के थ्रू अपने को बताते हैं. यहाँ पे मोनार्की का सिंबल है, एक बार जब मोनार्की हट गई थी उससे रिलेटेड बाद में ये सारे सिंबल्स वो हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था. ओके, सो विद दिस हमने ये देख लिया विजुअलाइजेशन में जनरली नेशन को पर्सोनिफिकेशन के फॉर्म में, फीमेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उनको डिपिक्ट किया जाता था थ्रू वेरियस सिंबल्स. ओके, सो नाउ वी रीच टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. अब देखो क्लास, डू अंडरस्टैंड इट दिस वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो हम नेशनलिज्म बोल रहे हैं कि अब इमर्ज हो गया है यूनिफिकेशन और इन सब चीजों से रिलेटेड, अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम देख लेंगे. नाउ बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer just meant liberal democratic sentiment. जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century में हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म का मतलब है लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स. ठीक है, वही हम देखते हैं कि अब जो है ये नहीं रहा, इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया है? नैरो हो गया है फॉर सर्टेन कंट्रीज, एक अपने इमीडिएट सेल्फिश एंड्स के लिए. इस पीरियड के टाइम कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप जो है, पहली बात तो इनटॉलरेंट हो गए थे एक दूसरे की तरफ, मतलब मेरा नेशन एंड सो मच ऑफ यू कैन से kind of rigidness only about talking about your own nation, कि आपकी टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गई थी and you were ready to fight in the name of your country over very small issues also. तो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे जो मेजर यूरोपियन पावर्स है ना, उन्होंने इस नेशनलिस्ट वाले टर्म को और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को है ना अपने लिए चेंज कर लिया. ठीक है, कैसे चेंज किया? अपने इंपीरियलिस्ट एम्स के लिए. इंपीरियलिस्ट एम्स का मतलब क्या है? इंपीरियलिस्ट एम्स का मतलब है कि आई वांट टू कंट्रोल द अदर कंट्रीज. पर इन्होंने क्या किया? दे यूज्ड दिस टर्म नेशनलिज्म, that because we want to make our nation more powerful, that is why we are governing or having control over the other countries. ठीक है, तो सबसे सीरियस इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यूरोप में 1871 में हुआ था इन वन एरिया कॉल्ड बल्कान्स. बल्कान्स जो एरिया है वो बेसिकली उसमें बहुत सारी कंट्रीज जो प्रेजेंट है कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएटिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बहुत सारी जो कंट्रीज अब अलग अलग हैं, वो सारे का एक साथ उस एरिया को बल्कान्स बोलते थे. और सारे इन लोगों को बोलते थे स्लैव्स. जो भी इस बल्कान एरिया में रहते थे दे वर कॉल्ड एज दी स्लैव्स. अब हमें बैकग्राउंड हो गया कि बल्कान एरिया थी, उसमें बहुत वेरिएशन थी. आज के रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, सोल्विया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे जिनको एक साथ हम बोलते थे स्लैव्स. अब बहुत बड़ा हिस्सा बल्कान्स का जो है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. अब जब ये आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म,
और ये सब डेवलप हुई कहाँ पे, बल्कान्स में, क्योंकि आइडिया सब जगह फैल रही थी, नेशनलिज्म वाली, लिबरलिज्म वाली। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जब हमने देखा कल्चर से रिलेटेड जो अपने नेशन की कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग है, वो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है, तो धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर जो है यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा था, मतलब धीरे धीरे इतने एरिया पे कंट्रोल था तो वो थोड़े थोड़े एरिया से उसका कंट्रोल लूज हो रहा था। 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने कोशिश की कि है ना हम पूरे एरिया पे कंट्रोल कर ले, और ये भी कोशिश की कि है ना हम चीजों को थोड़ा मॉडर्नाइज कर देते हैं और कुछ रिफॉर्म्स ले आते हैं, तो इससे क्या होगा, लोग जो है थोड़े सेटिस्फाइड हो जाएंगे और ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, धीरे धीरे एक एक करके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन एरियाज है विद इन बल्कान एरिया, वो बल्कान्स के अंदर से ब्रेक, ये जो ऑटोमन एम्पायर है इनसे इंडिपेंडेंट होने लग गई और खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लग गई। तो बल्कान वाले लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हम एक सेपरेट कंट्री है, हमारा सेम कुछ पास्ट है, तो इसके बेसिस पे हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और हमें अपनी पॉलिटिकल राइट्स अपनी नेशनैलिटी के बेसिस पे मिलनी चाहिए। और उन्होंने हिस्ट्री को यूज किया प्रूफ करने के लिए कि हम एक बार इंडिपेंडेंट थे, बाद में फॉरेनर्स ने हमारे ऊपर रूल कर लिया था, इसीलिए क्या है, इसीलिए ऑब्वियसली हमें अब इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। बट हुआ क्या कि ये जो इतनी सारी, क्योंकि इतने एरियाज पे कंट्रोल था और हर एरिया अलग होने की कोशिश कर रही थी, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही थी, तो ये जो नेशनैलिटीज है बल्कान्स में, ये कोशिश कर रही थी कि हम अपने एरिया पे कंट्रोल कर ले और थोड़ा ज्यादा एरिया भी अगर अपने अंडर आ जाए तो भी अच्छा है। तो अपनी आइडेंटिटी और अपने इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। और बल्कान्स वाले जो अलग ब्रेकअप हो रहे थे ना, वो आपस में भी जेलस थे, वो ये सोच रहे थे ज्यादा एरिया मैं अपने अंदर ले लूं, दूसरी कंट्री सोच रही थी ज्यादा एरिया मैं अपने अंडर ले लूं, तो ये आपस में भी क्या कर रहे थे, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था टू हैव मोर ऑफ टेरिटरी। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी यहाँ सिचुएशन कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस चीज का फायदा जो बड़ी कंट्रीज है उन्होंने लिया। बड़ी कंट्रीज मतलब जो यूरोपियन ऑलरेडी पावरफुल कंट्रीज है, उन्होंने सोचा ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ज्यादा पावर आ जाए। इस चीज की इस सिचुएशन का एडवांटेज किसने लिया, बड़े यूरोपियन पावर्स, क्योंकि अब ये लोग चाहते थे कि ट्रेड, कॉलोनीज, हर चीज हमारे अंडर आ जाए। इनके पास नेवल और मिलिट्री पावर थे ही ज्यादा। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड है, इसके अराउंड रशिया है, ये सारी कंट्रीज, ठीक है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सारे सोच रहे थे हम लोग, ये लोग की बल्कान्स आपस में लड़ तो रही हैं, हम लोग भी एडवांटेज लेके इन पे अटैक करके इनके एरिया पे हम लोग कंट्रोल कर लेते और इनको हमारी कॉलोनी बना लेते और ऑब्वियसली अपना पावर बढ़ा लेते। तो फिर उसके बाद सीरीज ऑफ वॉर शुरू हुए और फाइनली जिसके कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 में हुआ। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे चीजें हो रही है, इसके कारण ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका मेन रीजन यही था 1914 में जो हुआ था। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेजर यूरोपियन पावर नेशनलिज्म को बोल रहे हैं इंपीरियलिज्म। क्यों ये बोल रहे हैं, हमें अपनी कंट्री को ज्यादा पावरफुल बनाना है, इसके लिए चाहे हमें दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना पड़े। तो वो बोल रहे हैं फॉर अस दिस इज नेशनलिज्म। बट अब हम देखेंगे जो कंट्रीज इनकी कॉलोनी बन गई है उनके लिए नेशनलिज्म का क्या मतलब था। उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब था इन इंपीरियलिस्ट पावर को हमारी कंट्री से भगाओ। फॉर एग्जाम्पल वी इंडियंस,
हमारे लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या था उस टाइम पे कि हम ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालें, बिकॉज वो इंपीरियलिस्ट पावर है, वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज वाई हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना है। यानी हम क्या थे, एंटी इंपीरियलिस्ट। यानी ऐसी कंट्रीज जो यूरोपियन पावर के इंपीरियल डोमिनेशन में थी, उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब था एंटी इंपीरियलिज्म। यू कैन सी द कंट्रास्ट। यूरोपियन पावर बोल रहे हैं हमारे लिए नेशनलिज्म का मतलब है इंपीरियलिज्म, और कॉलोनीज बोल रही है हमारे लिए, जो या फिर जो इन यूरोपियन पावर्स के अंडर है, वो बोल रहे हैं हमारे लिए नेशनलिज्म का मतलब है एंटी इंपीरियलिज्म। ठीक है, और अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल करना, अपनी कंट्री में सबको यूनाइटेड करना, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करना, फ्री करना। ठीक है, तो फाइनली जो अब यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, इंपीरियलिज्म का, वो हटने लग गया। और एवरीवेयर जो हम जिस टाइप का आज नेशनलिज्म समझते हैं, where we understand that nationalism means fighting for your own country, working for the progress of your own country, and development of this idea of nation state कि हम सारे इंडिया का पार्ट है, we are all one and we are all one nation, and what exactly is idea of nationalism। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो है ये आइडियोलॉजी ऑफ नेशन स्टेट इस टाइप से डेवलप हुआ। सो टू वाइंड अप वी कैन क्लियरली से कि जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर और हम बोल रहे थे कि नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप कैसे होगा, वो फाइनली इतने वॉर, इतने रिवोल्ट्स, इतने चेंजेस, इतने टाइप के रेवोल्यूशन और इतने आइडियोलॉजिकल चेंजेस के बाद फाइनली आज जो हम नेशनलिज्म की आइडिया समझते हैं, दैट केम इनटू इट्स फॉर्म। ठीक है, सो कैसे पूरा नेशनलिज्म का आइडिया आया, बीच में क्या क्या चेंजेस आए थे, दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। So if you have any doubt regarding whatever we have covered in this chapter, do not hesitate, do come back with your problems and we'll discuss and solve the problems. So this is it for today class. So we have completed the chapter and do give it a reading, and then as I said, if you have problem, do come with your problem, we'll discuss and solve it. So this is it for today. Now we will meet in the next class with a new chapter. Bye.